की जय। जोहार सभी साथियों को। थोड़ा सा परिचय अपना देना चाहूंगा कि वर्तमान में मैं संयुक्त राष्ट्र में 50 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और संयुक्त राष्ट्र में मैं जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों के अधिकार, उनके मुद्दों को लेकर के काफी बातों को उनके पटलों पर रखता हूं। मुझे कभी कभी अमेरिका जाना होता है, न्यूयॉर्क जाना होता है, कभी मुझको यूरोप जाना होता है, जेनेवा या पेरिस हो गया, या फिर कभी एशिया के प्रदेशों में थाईलैंड में जाना हो रहा है, या मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसी जगहों पर जहां जहां पर संयुक्त राष्ट्र के पटल है, जहां जहां पर संयुक्त राष्ट्र के संस्थानें हैं, तो वहां पर 50 देशों, लगभग एशिया में 39 देश हैं, लगभग 50 देशों की बातों को रखता हूं। और यकीन मानिए साथियों, हम तो सिर्फ भारत के आदिवासियों के बारे में सुनते हैं कि भारत के आदिवासियों का अधिकार नहीं मिल रहा है, भारत के आदिवासी लोग पिछड़े हैं, भारत के आदिवासी लोगों को पढ़ाई और शिक्षा और उपचार नहीं मिल रहे हैं। ये जो दशा है और ये जो दिशा है, ये लगभग सभी विश्व के देशों में है। अभी हाल में मैं इटली होकर के आया, रोम में था, और वहां पर हम लोगों ने एक अधिवेशन में भाग लिया। लगभग 7 दिन का अधिवेशन था और वो खाद्य प्रणाली को लेकर के था, खाने को लेकर के है। और वहां पर ये बातें की चर्चाएं हुई कि आदिवासियों का जो खाना होता है, भोजन होता है, वो आज का जो मॉडर्न, जो आज का जो विकसित समाज का जो भोजन है, उससे काफी अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आज हम बाजार में देखें तो हद से हद, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 या 8 प्रकार के चावल मिलेंगे। हम छत्तीसगढ़ में जाएं तो वहां पर 1000 से ज्यादा वैरायटी के चावल वहां पर उपस्थित है। और जब हम बात करें कि पूरा विश्व आज रागी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो रागी जो मिलेट है, इसको तो हम आदिवासी लोग बचपन से ही, जब पैदा होते हैं तब से ही खाते चले आ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातों की चर्चाएं होती हैं। जो आदिवासी समाज पहले से जो करता आ रहा है, वो आज ये युग, ये आज संसार अब उस चीज को अपना रहा है। और संयुक्त राष्ट्र भी आज ये बोल रहा है, खुल करके ऐलान कर रहा है कि अगर पर्यावरण को बचाना है, अगर जीवन को बचाना है, अगर पृथ्वी को बचाना है, तो आदिवासी से सीखो। केवल आदिवासी ही है जो पर्यावरण, भोजन और जीवन के संरक्षण कर सकता है। हम यहां पर बैठे हैं जल, जंगल, जमीन को लेकर के, पर मैं कुछ और आगे बोलना चाहता हूं। केवल सिर्फ 3 पर ही आधारित मत रहिए। जल, जंगल, जमीन, इसके आगे भी है जन, जीवन, जीव जंतु। इनके बारे में हमने कभी बात नहीं करी। तो जल, जंगल, जमीन, जन, जीवन, जीव जंतु, इनके बारे में भी बात होना चाहिए। पर्यावरण के बारे में बात होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को, इस मंच में बहुत सारे लोग यहां पर आए, अपनी बातों को रखा, और मैं बहुत ध्यान से बातों को सुन रहा था। मैं आज जो बोलने वाला हूं, हो सकता है आप लोगों को चोट लगेगा, आप लोगों को दुख पहुंचेगा जो मैं आज बात करने वाला हूं, पर मैं सच बोलूंगा। और सच ये है, भूखे पेट आंदोलन नहीं होता। भूखे पेट आंदोलन नहीं होता। दूसरा, आज हम सारे आदिवासी दूर दूर से यहां पर आए हुए हैं। किसी ने 2 वक्त की रोजी रोटी को, अपनी नौकरी को छोड़ करके, छुट्टी लेकर के, 1 दिन का अपना काम को छोड़ करके यहां पर आया। उसने अपना पेट काट करके यहां पर आया। तीसरी, जब हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे ही यहां पर आंदोलन करते रहेंगे, नारा करते रहेंगे,
लेकिन जब आप इतने बड़े सम्मेलन को आर्थिक रूप से सशक्त होकर के आप सपोर्ट या आप इसको सहारा नहीं दोगे तो ये सम्मेलन नहीं हो पाएगा। चौथा, हम आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार कैसे मिलेगा? अधिकार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग पेशा कानून के ऊपर बात करते हैं, हम लोग संविधान के ऊपर बात करते हैं, और हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिसको बोलते हैं लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर बात करते हैं। ये जो समस्या है, ये समस्या कानूनी समस्या है, ये समस्या राजनीतिक समस्या है। आप मुझे ये बताइए, पेशा कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए सब कानून ही तो है, पार्लियामेंट में बनता है। हमारे अगर जनप्रतिनिधि उस कानून को बनाने के लिए सक्षम नहीं होंगे तो हमारे लिए वो कानून बनेगा ही नहीं। और अगर हमने ऐसे जनप्रतिनिधि चुन करके वहां पर बैठाया जो स्वयं अपने बारे में सोचते हैं, जो अपनी आर्थिक उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो हमारे आम आदिवासी समुदाय का कुछ नहीं होने वाला। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे जितने भी जल जंगल जमीन है, ज्यादातर हमारा माइनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जहां से हम लोग कोयला निकालते हैं, जहां से हमारी खदानें होती हैं, कितने लोगों को पता है कि उन खदानों में से कितना रुपया एक नेता को या एक बिजनेस वालों को जाता है? चलिए मैं आज आंकड़ों में बात करता हूं। आंकड़ों में बात यह करता हूं, जब हम कोयले के खदान से कोयला सप्लाई करते हैं, आंकड़ों के हिसाब से एक शिप का कंटेनर, यानी कि एक शिप में लगभग 1 लाख मेट्रिक टन कोयला आता है। 1 लाख मेट्रिक टन कोयला जब हम उसको बेचते हैं बाजार में, उसका भाव लगभग $35 से लेकर के $50। इसका मतलब ये हुआ, उस 50 को अगर मैं लगभग 80 से गुणा कर दूं, 1 मेट्रिक टन लगभग 4000 से 5000 रुपया में बिकता है। तो 1 लाख मेट्रिक टन कितने में बिकेगा? आंकड़ों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसमें जो कमीशन मिलता है राजनेताओं को चाहे बिजनेस को, लगभग $5 प्रति मेट्रिक टन। तो 1 लाख मेट्रिक टन बिका तो $5 लाख उनको एक लगभग कमीशन आता है। $5 लाख का मतलब कितना होता है आप लोग को पता है? 4 करोड़। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं खुद व्यवसाय करवाता हूं, मुझे पता है उन गणितों के बारे में। आज हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को सशक्त नहीं बनाया गया है कि आर्थिक रूप से बिजनेस कैसे किया जाए। आप लोग को बिजनेस करना ही नहीं आता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने भी आदिवासी लोग, जितने लोग यहां पर स्टॉल लगाए हुए हैं और कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं बिजनेस। 2-3 चीजें आ रही हैं कि बैंक हमें लोन नहीं देता है, हम ये काम नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते। अगर बैंक लोन नहीं देता है तो बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जहां से हम पैसे निकाल सकते हैं, जहां से हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी 10 एकड़ जमीन है और खाने के लिए सिर्फ आपने 2 एकड़ जमीन में पूरे साल में काम किया, 8 एकड़ जमीन खाली है, तो उस खाली जमीन पर दूसरे लोगों की नजर तो जाएगी। वो लोग ये समझेंगे कि ये खाली एकड़ जमीन तो ऐसी खाली है, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको खदानों में इस्तेमाल करते हैं, इसका निकालते हैं और जाने देते हैं आदिवासी को। ये है हमारी कमजोरी। जिस दिन हमने अपने सभी जमीनों का इस्तेमाल करना सही से इस्तेमाल किया, शुरू अगर कर दिया और हमने कोई भी जमीन खाली नहीं छोड़ी, उस दिन से सामने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करके उस पर हथियाएगा। वो इसलिए हथिया रहे हैं क्योंकि उनको दिखता है वो खाली जमीन है, भले ही वो आपके नाम पर है। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है और व्यवसाय करना बहुत जरूरी है। गए वो दिन जब हम ये कहते थे कि मुझे नौकरी चाहिए। आप ये सोचिए ना, नौकरी शब्द भी नौकर से आता है। नौकर और नौकरी, यानी आप किसी के नौकर बन रहे हैं।
हम जब तक ले इससे ऊंचा नहीं बढ़ेंगे तब तक ले हम कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। नौकरी करने से अच्छा यह है कि हम वो बने जिससे कि हम दूसरे लोगों को नौकरी दें, दूसरे लोगों को नौकरी देना सीखे। नौकरी लेना नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। आखिरी बात मैं जो करना चाहूंगा, और वो डीलिस्टिंग को लेकर के, यूसीसी को लेकर के बहुत सारे भाई लोगों ने बोला। देखिए, भारत के संविधान में जो भारत की जमीन है उसमें कितनी प्रकार की जमीन है। 5वीं अनुसूची जमीन है, 6वीं अनुसूची जमीन है, जम्मू कश्मीर की जमीन है, हमारे और भी सामान्य जमीन है, अलग अलग प्रकार की जमीनें हैं और हर जमीनों के अलग अलग कानून हैं। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर जमीन के अपना अलग कानून है। 5वीं अनुसूची के अलग अलग कानून है, 6वीं अनुसूची के अलग कानून है, बाकी जमीनों के अलग कानून है। अगर ये सामान्य कानून आ जाता है तो इससे क्या होगा, 5वीं अनुसूची का कानून हट जाएगा, 6वीं अनुसूची के कानून भी हट जाएगा, और जो सामान्य कानून की जो धाराएं हैं वो 5वीं और 6वीं अनुसूची में लागू हो जाएगी। इससे होगा क्या कि अभी तो एक आदिवासी केवल आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन सामान्य कानून में कोई भी किसी को भी जमीन बेच सकता है। अगर ये सामान्य कानून आया तो वो आदिवासी जमीन सामान्य जमीन बन जाएगी, तो कोई भी इंसान उस जमीन को खरीद सकता है और किसी को भी बेच सकता है। अगर ये चीज हुई, हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमें समस्या आ सकती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा षड्यंत्र चल रहा है डीलिस्टिंग का, जिसमें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आदिवासी लोग सरना आदिवासी हैं या आदिवासी धर्म से दूसरे धर्म को अपनाते हैं, उनको आदिवासियत या आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब से हटा दिया जाए। साथियों, ये समझने की कोशिश करिए, मुद्दा वो उठाइए जिसमें कि आदिवासी लोग एक हों, जुड़े। आप ऐसा मुद्दा क्यों उठा रहे हैं जिसमें कि आदिवासियों का बंटवारा हो रहा है? आप ऐसा मुद्दा मत उठाइए। मैं 2 मिनट लूंगा। तो इस कारण से जब मैं ये बोल रहा हूं कि जब आदिवासियों को अगर आप ये बोलते कि डीलिस्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर वो आदिवासी के कानून यानी आदिवासी धर्म को नहीं अपना रहे, दूसरे धर्म को अपना रहे, तो आप जो नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासी हैं जो दूसरे धर्म से चल रहे हैं, उनको भी क्या हटा देंगे शेड्यूल्ड ट्राइब से? हाहाकार मच जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। और यही चीज मणिपुर में कोशिश किया जा रहा है कि आदिवासियों को जनसंहार कर दिया जाए, लेकिन किसी प्रकार से इस चीज को रोका गया। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं बात करने आया हूं, मैं आज आप लोगों को चिंतन करने के लिए एक बीज बो करके जा रहा हूं। अब ये बीज आपके दिल में कितना पेड़ बनता है आपके ऊपर। जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद बेंजामिन जी।